पाठ 6 भगत सिंह की शहादत। ये एक संस्मरण है जो महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम दिनों की झांकी प्रस्तुत करता है। फांसी की सजा सुनते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया था। उनके मित्र एवं वकील प्राणलाल मेहता इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मर्सी अपील पर हस्ताक्षर कर दें, जो असंभव था। श्री मेहता की मर्सी अपील से पूर्व वायसराय को जो पत्र इन्होंने लिखा था, उसका अनुवाद यहां दिया गया है। 21 मार्च 1931 की सुबह लाहौर के एक प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली का टेलीफोन आया। वो सज्जन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि क्रांतिकारी कैदियों के लिए निश्चित कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक बुलाई और बताया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड इरविन से जो ये अपील की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दें, उस पर वायसराय सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। आसफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र ही एक पत्र मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निस्संदेह हो जाएगी। यहां तक तो सभी सहमत थे, पर सवाल ये था कि सिर पर कफन बांधकर फांसी के तख्ते का इंतजार कर रहे इन बहादुरों को मर्सी अपील करने की बात कहने तक का हिम्मत किस में है। वे लोग मानेंगे या नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। किसी ने सुझाया कि ये काम प्राणनाथ मेहता को सौंपा जाए। प्राणनाथ भगत सिंह के बचपन के दोस्तों में से थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से गवर्नमेंट कॉलेज की MA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वे LLB की परीक्षा पास कर चुके थे। प्रिवी काउंसिल को भेजी जाने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उसके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। कुछ सोच विचार करने के बाद प्राणनाथ मेहता ने ये उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और पंजाब सरकार से आज्ञा लेकर उसी शाम वो भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने जेल में गए। इस मुद्दे को लेकर वे काफी चिंतित थे। पिछले 7-8 घंटे प्राणनाथ मेहता यही सोचते रहे कि वो किस तरह इस प्रस्ताव को इनके सम्मुख रखेंगे, पर जब वो उनके सम्मुख पहुंचे तो उनके चेहरे की घबराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। भगत सिंह ने कोई मजाक कर उन्हें संभलने का अवसर दे दिया। बातचीत गांधी जी के प्रयत्नों के संबंध में चली। प्राणनाथ ने कहा, गांधी जी के प्रयत्न सफल भी हो सकते हैं यदि उन्हें आप लोगों का कुछ सहयोग मिल जाए तो। राजगुरु ने गंभीर होकर पूछा, हम लोगों का कैसा सहयोग? प्राणनाथ ने कहा, इतने सीरियस न बनो राजगुरु, तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे डर लगता है। माहौल फिर हल्का हो गया। प्राणनाथ ने कहा, दोस्तों, तुम इस बात को मानते हो कि हिंदुस्तान की आजादी बहुत दूर नहीं है? भगत सिंह ने कहा, जरूर, यही विश्वास तो हमारा प्रेरक शक्ति बना हुआ है। तो फिर आजाद भारत को तुम लोगों की जरूरत सबसे अधिक होगी। नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अधिक अच्छा और कौन कर सकेगा? सुखदेव ने कहा, प्राणनाथ, हम लोग तो भारत की आजादी की नींव के पत्थर हैं। ऊपर की इमारत तो बाद के लोग बनाएंगे, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यार, वकीलों वाली बातें छोड़, सीधे तौर से बता तू कहना क्या चाहता है। यही कि तुम्हारा जीवन कौम की थाती है और कौम चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वायसराय के नाम पर
मर्सी अपील भेज दो। तीनों के मुंह एकाएक गंभीर हो गए। राजगुरु ने कहा, प्राणनाथ, तुमसे हमें ये उम्मीद न थी। कोई और ये बात कहता तो मैं धक्के देकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता। सुखदेव बोले, हम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझते थे। प्राणनाथ, ये बात कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? भगत सिंह ने आंख के इशारे से अपने दोनों साथियों को चुप किया और बड़ी शांत आवाज में पूछा, किस तरह की मर्सी अपील तुम चाहते हो, हमें समझाओ। उत्साहित होकर प्राणनाथ ने कहा, मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं चाहते जिससे तुम्हारी बहादुरी को बट्टा लगे। आज रात हमारी कमेटी की बैठक में ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जो मैं कल सुबह तुम्हारे पास लाऊंगा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर यार हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। 22 मार्च 1931 की सुबह रक्षा समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट लेकर प्राणनाथ पुनः जेल में पहुंचे। भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, यार जाने भी दो, हम लोगों ने तो मर्सी अपील भेज दी है, अधिक देर करना ठीक नहीं था। प्राणनाथ ने समझा कि भगत सिंह अपने स्वभाव के अनुसार मजाक कर रहे हैं। भगत सिंह बोले, यार मर्सी अपील लिखना भी कोई बड़ा काम है, आखिर दया की भीख ही तो मांगनी थी। प्राणनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने पूछ लिया, क्या लिखा है उस अपील में तुमने? कोई कॉपी उसकी तुम्हारे पास है? भगत सिंह ने पास ही पड़ी किताब उठा ली। उसकी जिल्द के साथ वाले सफेद कागज पर पेंसिल से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। वो पेज खोलकर प्राणनाथ के हाथ में देते हुए भगत सिंह ने कहा, यह है हमारी मर्सी अपील की कॉपी। प्राणनाथ मन ही मन उसे पढ़ने लगे। इस मर्सी अपील का आशय इस प्रकार था, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और ये जानते हैं कि राष्ट्र की शक्ति का चक्र सदा बदलता रहता है। भारत आज गुलाम है और आप लोग हमारे आका बने हुए हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि अब ज्यादा समय तक आप हमारे मालिक नहीं बने रह सकेंगे। भारत में आज आजादी की जो तड़प मौजूद है, उसके हम तीनों प्रतिनिधि हैं और हम ये स्वीकार करते हैं कि हम आपकी सरकार के शत्रु हैं। इस शत्रुता पर हमें गर्व है। हम लोग आपके विरुद्ध युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हमें मालूम ही है कि चंद दिनों में आप हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। वो फांसी जो हमारी उन कोठरियों से कुछ ही गज की दूरी पर है। इस पत्र द्वारा हम तीनों आपसे अपील करते हैं कि हम तीनों को आप फांसी पर ना चढ़ाकर हमें अंग्रेजों द्वारा बंदूक से शूट करवा दीजिए। आप जानते हैं कि युद्ध में पकड़े गए शत्रुओं को इसी तरह शूट किया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। हस्ताक्षर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। पत्र समाप्त करते करते प्राणनाथ मेहता की आंखें भर आई थीं। मेहता एकाएक आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने भगत सिंह के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उसके बाद राजगुरु और सुखदेव की ओर बढ़े ही थे कि दोनों दोस्त पीछे हट गए। प्राणनाथ ने शीघ्रता से उस स्थान की धूल हाथ से समेटकर अपने माथे पर लगा ली। भगत सिंह ने कहा, इस तरह नहीं दोस्त, आओ गले मिलें। इस मौके पर भी भगत सिंह हंसी मजाक के मूड में थे। मेहता से उन्होंने कहा, प्राण, परसों सुबह तुमसे मैंने जो पुस्तक मंगवाई थी उसके 324 पृष्ठ मैं इस समय तक पढ़ चुका हूं। बहुत अच्छी पुस्तक है, करीब 100 पृष्ठ बाकी हैं। उम्मीद है कल सुबह फांसी पर झूलने से पहले इन 100 पृष्ठों को भी मैं पढ़ ही लूंगा। वे अपनी धुन में कहते गए, अभी 13 घंटे मेरे पास बाकी हैं। आधा घंटा तुमसे गपशप चलेगी, उसके बाद ठाठ से जिंदगी का आखिरी खाना खाया जाएगा
और अभी तो वो रात शुरू भी नहीं हुई है। पुस्तक के 324 पृष्ठों तक भगत सिंह के हाथ से लगाए पेंसिल के कितने ही निशान भी थे। समय भागा जा रहा था। इतने में 5:30 बज गए। जेल के अधिकारी आज बहुत सतर्क दिखाई दे रहे थे। ठीक 5:30 बजे अपने दोस्तों से आखिरी बार गले मिलकर प्राणनाथ भारी हृदय से जेल के ऑफिस तक आए। उन्होंने पाया कि सिटी मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद हैं। उनका माथा ठनका। उन्होंने पूछताछ भी की कि ये सब इस समय यहां क्यों आए हैं, पर किसी ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सब ओर एक मनहूस सन्नाटा सा छाया हुआ था। प्राणनाथ की बात का उत्तर न देकर जेलर ने गंभीरता से इतना ही कहा, इस समय आप जेल में नहीं रह सकते। जल्दी से प्राणनाथ को फाटक से बाहर कर दिया गया। जेल के फाटक के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मध्यरात्रि के 1 बजे एकाएक सारा लाहौर जाग उठा। गली गली में बच्चे और नौजवान ये चिल्लाते घूम रहे थे, उठो उठो सोने वालों, उठो, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। कचहरी के बाहर अभी अभी उर्दू में एक छोटा सा नोटिस लगाया गया कि शाम के 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है तथा उनके अपने अपने मजहब के अनुसार उनका दाह संस्कार उसी समय कर दिया गया है। जब पंजाब सरकार को ज्ञान हुआ था कि 24 मार्च की प्रातः 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे, इससे उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। जब उन्हें फांसी के कटघरे की ओर ले जाया गया तो उनके उत्साह का अंत नहीं था। उनके नारे जेल के बाहर तक सुनाई दे रहे थे। फांसी बहुत जल्दी में दी गई और उसके बाद तीनों शहीदों के शव फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जल्दी जल्दी में जलाए जा रहे थे कि खबर फैल गई। तब लाहौर से बहुत से लोग वहां पहुंच गए। तीनों शहीदों के अधजले शरीरों को 3 लंबे बक्सों में 3 अर्थियां तैयार की गईं और 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। लेखक भी जुलूस में सम्मिलित थे। सांझ को रावी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर एक साथ रख दिए गए। भारत के इतिहास का एक अमर दिन था। वे शहीद मरकर भी अमर हो गए।